वेलकम टू डियर दोस्तों, आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोगों ने टेट और सी टेट अदर स्टेट टेट को देखते हुए नंबर सिस्टम का मैंने क्लास लिया था और नंबर सिस्टम में मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में बताया था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर में हम 2 क्लास लिए थे और दोनों क्लास को मिला करके संख्याओं की पहचान के बारे में पूरा हमने चर्चा कर दिया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं संख्याओं की पहचान से रिलेटेड अभी तक जो भी टेट और सी टेट या अदर कुछ स्टेट में जो एग्ज़ाम हुआ है उस परीक्षाओं में संख्याओं की पहचान से संबंधित जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको आज लेकर हम आए हैं और उन्हीं के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए जैसे जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को भी हम फोकस करते चलेंगे। तो इस तरह से अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो हमारी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी और तुरंत क्योंकि टॉपिक को समझ करके और टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी समझ रहेगी और तुरंत आसानी से उसको कर लेंगे। आइए चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने लिया है। जैसे कि क्वेश्चन आ चुका है, जैसे पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जनरली एक कन्फ्यूजन होता है, अगर पाई क्या है, अगर पाई अपरिमेय संख्या है, अगर पाई अपरिमेय संख्या है तो पाई की वैल्यू जो 22/7 होता है, पाई की वैल्यू जो 22/7 है, ये हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। जनरली स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, अगर पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो पाई का ही मान 22/7 कैसे परिमेय संख्या है। इसके बारे में हम आपको, इसमें क्या रीजन है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पाई को तो हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है, अगर पाई की वैल्यू हम फाइंड करें तो हमें मिलेगा क्या, 3.1428557। पाई की वैल्यू यही मिलती है, 3.1428557, यही पाई की वैल्यू होती है। और यह पाई की वैल्यू जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये पाई की वैल्यू जो जैसे 3.14 है, ये जैसे क्या है, ये पाई जो दी गई है ये रिकरिंग नंबर के फॉर्म में इसको लिखें तो आगे भी आएगा, जैसे 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन। इस तरह से पाई की ये वैल्यू है। और पाई का मान क्या होता है, जो 22/7 है, ये 22/7 है, तो पाई का मान जो 22/7 है ये क्या है, p/q के रूप में है। ये p/q के रूप में है। यहाँ 22 भी हमारा इंटीजर है, पूर्णांक है, और 7 भी क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, 22/7 के रूप में है। इसीलिए हम बोलते हैं जो पाई की वैल्यू जो 22/7 लिखते हैं वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई की वैल्यू जो हमने यहाँ लिखा 3.14 लिखा, तो पाई की वैल्यू जो हम अप्रॉक्सीमेट 1.4 लिखते हैं, यह क्या है, लगभग मान है। और ये किस प्रकार का मान होता है, लगभग मान होता है। इसीलिए जो पाई हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है और पाई की वैल्यू 22/7 हमारा परिमेय संख्या होता है। यह पाई की वैल्यू जो होती है लगभग मान होता है। उम्मीद कर रहे हैं ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई आपसे पूछता है कि पाई किस प्रकार की संख्या है तो बोलेंगे पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो हमारे क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए होता है, जो पाई की वैल्यू जो 22/7 लिखते हैं वह p/q के रूप में है, इसीलिए वो परिमेय संख्या है। लेकिन पाई की वैल्यू जो हम दशमलव भिन्न संख्या में लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है 3.1428557 जो लिखा है, ये क्या होता है, इसकी जो वैल्यू 3.14 लिखा है, यह क्या है, लगभग मान है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसीलिए पाई जो हम पाई को बोल देते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होता है।
क्वेश्चन न लिख करके उसको मैंने लाइनिंग में जैसे क्वेश्चन को आंसर भी लिख दिया है। जैसे ये कह दिया कि जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। ये क्वेश्चन पूछने के पीछे एग्जामिनर का मेन मकसद यही था, आप ये समझ रहे हैं कि नहीं कि परिमेय संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। जनरली स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होता है कि 1 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो 1 जो होता है हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है, 1 हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है। और सबसे छोटी मैंने क्या बोला, 1 जो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। आपके दिमाग में एक प्रश्न बना होगा कि सर 1 हमारी अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा हम फोकस आपको कर दे रहे हैं। अगर अभाज्य संख्याओं के नेचर में आए, जैसे मान लीजिए ये अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ये 2 है, तो 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि एक किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है और स्वयं से, इसलिए 2 हमारी अभाज्य संख्या है। 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। 5 भी अभाज्य संख्या 1 से कट रहा है और किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। जैसा कि मैं कल बताया था, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 और स्वयं से क्या होती हैं, पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब इन अभाज्य संख्याओं के नेचर को देखें तो इसका देख रहे हैं सभी अभाज्य संख्याओं में एक जो फैक्टर है सब में क्या है, शामिल है। उसी तरीके से अगर एक का हम फैक्टर करें तो एक जो है, एक तो ऑलरेडी इसका क्या है, एक सब में एक शामिल है, और एक क्या है ऑलरेडी एक का अगर फैक्टर लिखा तो एक तो सब में शामिल है, तो यहाँ भी एक शामिल होगा। अब दूसरा देख रहे हैं कि स्वयं वो संख्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, स्वयं संख्या है, तो अगर इसको हम लिख दें तो स्वयं संख्या हो गया। इस तरीके से देख रहे हैं कि 1 का फैक्टर अगर लिखा तो दोनों इसके जो फैक्टर वापस में क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन अभाज्य संख्याओं के नेचर को देखें तो जैसे इनके दोनों फैक्टर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर हो गया। इस तरीके से इस लॉजिक से भी 1 जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरी लॉजिक अगर इसका देते हैं, अगर 1 कोई संख्या दी गई है, अगर इसका फैक्टर स्वयं हम 1 को कंसिडर कर लिया तो इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा वो हम नहीं फाइंड कर पाते हैं। इसीलिए 1 हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। और जैसा कि मैंने बताया था 2 ही एक अभाज्य संख्या है, मैं आपको क्लियर किया था वहाँ पे। अगर अभाज्य संख्या को लिखें तो क्या मिलेगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ये सारी हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। सिर्फ एक ही 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, ये क्या है, सम है। मतलब 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या वो क्या है, सम है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी अभाज्य संख्याएं हमारी क्या हैं, विषम है। सभी अभाज्य संख्याएं हमारी विषम है। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम है, आप बताएंगे वो सिर्फ एक ही ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है और वो क्या है, 2 है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो विषम है, तो आप कहेंगे जैसे इन्फिनिट अनंत अभाज्य संख्याएं हैं जो क्या है, विषम है। इस तरीके से जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या 2 है जो क्या है, सम है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, विषम होती हैं। अब ये प्रश्न बना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 3 है। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 0 एक क्या है, पूर्णांक है। 0 हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक भी होता है और 0 हमारे क्या होता है, पूर्ण संख्या भी होता है। 0 जो होता है वो पूर्ण संख्या भी होता है और 0 हमारे क्या होता है, पूर्णांक होता है। जैसा कि मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें कहा जा रहा है कि 1 से 30 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर 1 से 30 तक हम संख्याएं लिखते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं लिखेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अब हम 1 से लेकर के और 30 तक जो अभाज्य संख्याएं लिखें तो क्या हो गया, ये जो मैंने लिखा यही अभाज्य संख्याएं हैं। और कितनी है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ऐसे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 10, तो इसका आंसर हमें क्या मिला 10। मतलब 1 से 30 तक अगर अभाज्य संख्याएं लिखते हैं तो उनकी संख्या हमारी कितनी है 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं के योग के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ एग्जामिनर्स को, आप एग्जामिनर भी जानता है कि आपको एडिशन पता है कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं। उस एग्जामिनर के पूछने का सिर्फ पर्पज यही रहा, आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी है कि नहीं, वन अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, एग्जामिनर के जानने का सिर्फ पर्पज है। जैसे कह रहा है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है, तो पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, दूसरी क्या है 3 है। अब इन्हीं का योग पूछा जा रहा है, तो इनका सम कितना हो गया 5। मतलब प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या आ गया 5 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सभी लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, निम्न में से कौन अभाज्य है। जैसे हमें ऑप्शन में क्या दिया है, निम्न में से कौन अभाज्य है, जैसे 81, 85, 83 और क्या दिया है 87। इसके बाद जैसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य है, इस टॉपिक के बाद हम आपको पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, विभाज्यता के नियम को हम पढ़ाएंगे। तो उसमें उससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वही हम बता रहे हैं। जैसे पहली बात तो जैसे अभाज्य संख्याओं को डिफाइन किया है, वो सिर्फ किससे कटता है, 1 से कटता है और स्वयं से। अगर वो संख्या किसी 1 और स्वयं के अलावा भी दूसरे से कटता है तो अभाज्य नहीं है। यहाँ देख रहे हैं 81 3 से और 9 से भी कट रहा है तो अभाज्य नहीं है। ये 5 से कट रहा है नहीं है। 87 जो क्या है 3 से कट रहा है, ये भी क्या अभाज्य नहीं है। इस तरीके से आंसर हमारा क्या आ गया 83। 83 देख रहे हैं सिर्फ किससे कटेगा, 1 और 83 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ये हमारा 83 क्या है अभाज्य संख्या है। इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे डिसाइड करें, डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, यहाँ तो आपने सीधे देख लिया बता दिया, लेकिन डिसाइड करने का तरीका क्या होता है। अगर हमें 83 को डिफाइन करना है, 83 हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं, 83 हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं, अगर ये डिसाइड करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो 83 है ये किसके वर्ग से छोटा है। 83 किसके वर्ग से छोटा है, अगर देखें तो 9 का वर्ग करेंगे तो 99, 81 हो गया। 81 के वर्ग से बड़ा है, इसका मतलब किसके वर्ग से छोटा होगा। 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 100। 100 से क्या है 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 100। 83 100 से क्या है छोटा है, मतलब जो 83 है 100 से छोटा है। अब हम देखेंगे ये क्या है 10 के वर्ग से छोटा है। अब 10 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे क्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7, 10 से कम अभाज्य संख्याएं हमारी क्या है, जैसे 2, 3, 5, 7। अगर इससे कम जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उससे 83 विभाजित नहीं होता है, 2 से 83 कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, तो अब हम कहेंगे इनमें से किसी से नहीं विभाजित हो रहा है, तो 83 हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। 83 हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। अगर हम टेस्ट करें इसी क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये 87 है, अब 87 को अगर हम टेस्ट करें, 87 हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है, अगर इसको हमें चेक करना है तो हम ये देखेंगे 87 किसके वर्ग से क्या है छोटा है। अब 9 का वर्ग करेंगे तो 99, 81, 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहा में कितना हो गया 100। अब देख रहे हैं जो 87 है वो 100 से क्या है छोटा है, मतलब 10 के वर्ग से क्या है छोटा है। अब 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनसे 87 विभाजित हो जाता है तो 87 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 10 से छोटा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनसे विभाजित हो जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं होता है तो अभाज्य संख्या है। अब 10 से छोटी संख्याएं हमारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 7। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 3 से कट जा रहा है, इसीलिए क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं बात हमारी समझ में आ गई होगी। जैसे
अगर हमें चेक करना है कैसे अभाज्य संख्या कोई है कि नहीं है, अगर उसको चेक करना है तो वैसे हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे एक नेक्स्ट एक एग्जांपल और आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको चेक करना हो जो 143 है ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अगर हमें चेक करना हो 143 हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है, हम देखेंगे 143 किसके वर्ग से छोटा है। अगर 12 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 144। मतलब 143 12 के वर्ग से क्या है, छोटा है। 143 12 के वर्ग से छोटा है। अब क्या करेंगे, 12 से छोटे मतलब 12 के पहले जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, ये सभी संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर इनसे कट रहा है, अगर इनमें से किसी से भी एक से विभाजित हो जाएगा तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर इनमें से किसी से भी विभाजित नहीं होगा तो अभाज्य संख्या होगा। ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा। अगर 11 से डिवाइड करें तो 11 कम 11 और 11 तिहाई क्या हो गया, 33। ये 11 से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। इसलिए कहेंगे 143 अभाज्य नहीं है। 143 क्या है, अभाज्य नहीं है। मतलब 143 अभाज्य संख्या नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं बातें समझ में आ गई होगी। कैसे हम अभाज्य संख्या को ट्रेस करते हैं, कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। ये तो हमने डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं, 2 लगातार सम और विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, 2 होता है। जैसे अगर कोई भी 2 लगातार सम और विषम संख्याएं दी गई हैं तो उनका अंतर हमेशा कितना होता है, 2 होता है। अगर हम संख्याओं के नेचर में अगर संख्याओं को लिखें, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 एंड सो ऑन, ये संख्याएं हमने लिखा। आपसे कहा जा रहा है कि आपको हमें बताना है 2 लगातार सम और विषम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है। तो अंतर कितने का होता है, 2 होता है। यही हमें बताना है। पहली हमारी विषम संख्या 1 है और दूसरी क्या है, 3 है। इसमें अंतर कितने का है, 2 का। अगर 3 और 5, 3 के बाद विषम संख्या हमारी 5 है, ही लगातार विषम संख्याएं हैं, इसमें भी अंतर क्या है, 2 है। 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है, इसमें भी अंतर क्या है, 2 है। अब हम बात कर रहे हैं सम संख्याओं का। 2 के बाद हम 4 आते हैं तो इसमें भी अंतर 2 का है। 4 के बाद 6 आते हैं, यहाँ पर भी अंतर 2 का है। 6 के बाद 8 आते हैं, यहाँ पर भी अंतर क्या है, 2 का है। इस तरीके से लगातार 2 सम संख्या और लगातार 2 विषम संख्या के बीच में अंतर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दिया है, अगर हम 7 की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। अगर कोई पूछता है किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं में किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी, अनंत परिमेय संख्या होंगी। मतलब किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर कह दिया जाए 7 और 8 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो आप बताएंगे 7 और 8 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। अनंत परिमेय संख्या है। अगर हम ये कहें जैसे 6 और 18 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या बताएंगे, अनंत परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम ये कहें 1/3 और 3/7 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ बताएंगे अनंत परिमेय संख्याएं हैं। 1/3 और 3/7 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं हैं। तो हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुँचे, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं।
किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से 7 और 13 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। अब ये अनंत परिमेय संख्याएं कैसे आती हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र कर दे रहे हैं कि अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा 7 और 13 के बीच में कैसे अनंत परिमेय संख्याएं हुई, ये बात आपके मन में आ रहा होगा, उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए 7 और 13 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं कैसे आ रही हैं, इसी का नमूना दिखा रहे हैं। 7 और 13 के बीच में अगर परिमेय संख्या फाइंड करना है, दोनों को जोड़ लीजिए। 7 और 13 को जोड़ेंगे, 13 और 7 20, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 10। तो मतलब इनके बीच में एक परिमेय संख्या कितनी आ गई 10 आ गया। अब क्या करिए, इन दोनों को जोड़ करके क्या करिए 2 से डिवाइड करिए, 10 और 7 कितना हो गया 17 बटे क्या आ गया 2। फिर इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करिए, 13 और 10 क्या हो गया 23 बटे क्या हो गया 2। अब आपके पास क्या मिला 7 और यहाँ पर क्या है 10 और फिर यहाँ पर क्या है 13। उसी तरीके से फिर इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए, फिर इन दोनों के बीच में फाइंड करना तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए, अगर इन दोनों के बीच में फाइंड करना तो फिर इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस तरीके से आप देखेंगे किन्हीं दो संख्याओं के बीच में हमें अनंत परिमेय संख्याएं मिलेंगी। उम्मीद कर रहे हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर निम्न में कौन सा कथन सही है, निम्न में कौन सा कथन सही है। जैसे पहला ये दिया है 1 अभाज्य संख्या नहीं है, स्वाभाविक अभी मैंने बताया 1 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, ये कथन आपका क्या है सही है। फिर कह रहा है कि 1 अभाज्य संख्या है, ये फॉल्स है। फिर ये कह रहा है कि 1 संयुक्त संख्या है, जैसे कि संयुक्त संख्या के बारे में आपको बताया था। संयुक्त संख्या है क्या चीज़, संयुक्त संख्या के बारे में ही बताया था, मैं लिखवाया हुई, जिसके गुणनखंड 3 और 3 से क्या होते हैं अधिक होते हैं। जिसके गुणनखंड 3 और 3 से अधिक होते हैं, जैसे अगर इसमें हम लिखें तो क्या होता है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अगर 10 हो गया, 12 एंड सो ऑन। ये हमारी क्या होती है संयुक्त संख्या होती है। तो संयुक्त संख्या हमारी 1 नहीं होगी, सबसे छोटी संयुक्त संख्या हमारी क्या होती है 4 होती है। संयुक्त संख्या के बारे में मैंने बताया था जिसके कम से कम कितने गुणनखंड होती हैं, और गुणनखंड के बारे में भी हमने चर्चा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है फॉल्स है, क्योंकि 2 हमारी अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से होती है। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन इसमें क्या है सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे n एक विषम पूर्णांक होने पर निम्न में कौन एक सम पूर्णांक है। n एक क्या है विषम पूर्णांक है होने पर, अगर n एक विषम पूर्णांक है तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये सभी विषम संख्याएं हो सकती हैं। यदि n एक विषम पूर्णांक है तो निम्न में कौन एक सम पूर्णांक है, मतलब इनमें से 3n - 8 दिस में कौन सा सम पूर्णांक है, ये आपको फाइंड करना है। अगर पहले ऑप्शन को लेते हैं, जैसे दिया है 3n - 8, आप चाहें तो n की वैल्यू यहाँ पर n जो भी दिया गया है सभी एक क्या है विषम पूर्णांक है। और विषम पूर्णांक होता है क्या 1, 3, 5, 7, 9 सभी विषम पूर्णांक है। अब आप n की वैल्यू क्या चूज करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू आप लेकर के 1 भी चेक कर सकते हैं, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी, मतलब कोई भी अगर n की वैल्यू विषम पूर्णांक लेकर के करते हैं तब भी आंसर हमारा क्या होगा सही होगा। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कह रहा है कि n एक विषम पूर्णांक है तो n को क्या हम सपोज करें, कोई भी विषम पूर्णांक n को सपोज कर सकते हैं। हमने n बराबर 1 इसलिए लिया ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए आसान हो जाए। अब पहले ऑप्शन को लेते हैं तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 3n - 8। अब 3 गुणे 1 n बराबर 1 रखा, फिर -8 हुआ, 3 - 8 करेंगे क्या आ गया -5 आ गया। अगर दूसरा ऑप्शन लिखते हैं n बराबर 1 लिखते हैं तो 5 गुणे यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 हो गया, +4 दिस इक्वल टू कितना आ गया 9। 5 × 5 = 5, 4 9 9 हो गया।
3n स्क्वायर प्लस 5 है, यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो 3 गुणे क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया 5, दिस इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। और यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो 4 गुणे 1 प्लस क्या हो गया 5, दिस इक्वल टू क्या आ गया 9 के क्या है बराबर आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा समपूर्णांक होगा, देख रहे हैं यही हमारा क्या है एक समपूर्णांक है। इस तरीके से हमारा जो तीसरा ऑप्शन है क्या है सही है। उम्मीद कर रहे हैं बातें समझ में आ गई होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा समपूर्णांक है, तो हमने ये जो वैल्यू n की वैल्यू जब n बराबर 1 लिया तो ये हमारा 8 बना और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसी को ऐसे भी बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आप में से किसी विद्यार्थी के दिमाग में कन्फ्यूजन हो सर n बराबर 3 लेना, तब देखें क्या होता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम n बराबर 3 भी ले लेते हैं। अब n बराबर क्या करिए 3 रखिए, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ रखेंगे 3 त्रिका 9 हो गया, 3 गुणे 3 माइनस 8, 9 में से 8 जाएगा क्या मिला 1 मिला। यहाँ रखेंगे 3 रखेंगे तो 5 गुणे 3 त्रिका क्या हो गया 9 हो गया, 9 और फिर प्लस क्या है 4 है, 5 9 45 और 4 49 हो गया। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 गुणे 3 रखेंगे 3 त्रिका 9, 3 गुणे क्या आ गया 9 आ गया, प्लस क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ पे तो 9 त्रिका 27, 27 और 5 कितना आ गया 32 आ गया। यहाँ पे रख रहे हैं 4n स्क्वायर प्लस 5 है तो 4 हो गया, n की जगह पे 3 रखेंगे 9 हो गया और प्लस 5 तो 4 9 36 और 5 कितना आ गया 41 आ गया। आप देख रहे हैं फिर भी वही आंसर आया, क्योंकि ये जो वैल्यू था n बराबर हमने क्या रखा 3 रखा तो क्या मिला सम संख्या। इस तरीके से आपको ये बताना चाह रहा था, यहाँ लिखा है कि n एक विषम पूर्णांक है, तो आप विषम पूर्णांक हमारा n यही होता 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी संख्या लेकर के करेंगे तब भी हमारा प्रॉब्लम क्या होगा सही होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक अभाज्य संख्या होती है, जैसे एक अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या के बारे में अगर लिखें तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बात करें तो जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 एंड सो ऑन, यही हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। आपसे कह रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या होती है एक सम संख्या, कह रहे कि एक सम संख्या होती है, लेकिन क्या ये जो अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं क्या ये सम संख्या सभी है, क्या ये सभी सम संख्याएं हैं, नहीं है। कह रहे कि एक अभाज्य संख्या सम संख्या होती है, क्या ये सभी सम संख्या हैं, नहीं है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉल्स हो गया। एक विषम संख्या होती है, मतलब अभाज्य जो संख्या होती है विषम संख्या होती है, क्या ये सभी विषम संख्याएं हैं, नहीं है। इसमें क्या है सम संख्या भी है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉल्स हो गया। एक अभाज्य संख्या संयुक्त संख्या होती है, जैसे कि संयुक्त संख्या के बारे में बताया था, तो इसमें से क्या ये संयुक्त संख्या है, नहीं है, कोई इसमें से क्या है संयुक्त संख्या नहीं है। जैसा कि मैं संयुक्त संख्या के बारे में फोकस कर चुका हूं, इसलिए इसके बारे में और हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब इसका मतलब न एक सम संख्या, न एक विषम संख्या, न संयुक्त संख्या, तो आंसर हमारा क्या हो गया न नाप देश। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सर न नाप दीज अगर आंसर है तो इसमें कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, अगर न नाप दीज आंसर है तो एक अभाज्य संख्या एक्चुअली होता क्या है, एक अभाज्य संख्या जो बनी होती है वो किससे बनती है, ये जो अभाज्य संख्या बनी होती है ये किससे बनती है, ये बनती है सम और किससे बनती है विषम से। मतलब अगर ये क्वेश्चन रहता कि एक अभाज्य संख्या सम और विषम संख्याओं से मिलकर के बनती है, तब हमारा आंसर क्या होता है सही होता, क्योंकि अभाज्य संख्या में केवल क्या होती हैं सम संख्याएं नहीं होती हैं, केवल विषम संख्या नहीं होती है, संयुक्त संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या में देख रहे हैं सम संख्या भी होती है, 2 हमारी सम संख्या है और ये बाकी हमारी क्या है विषम संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं हमारी कैसी बनती हैं, सम और विषम संख्या दोनों से बनती हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि n एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो निम्न में सबसे न्यून है। n क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है,
जैसे कि ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में बताया था, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। n की वैल्यू जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है, हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ये नहीं कह रहा है कि n एक जैसे क्या है ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में सिर्फ कह रहा है, तो ऋणात्मक पूर्णांक में सभी हमारे ऋणात्मक पूर्णांक में आ गए। इसमें कह रहा है कि सबसे न्यून क्या है, जो ऑप्शन में क्या 0 दिया है, -1, 2n और n स्क्वायर है, इसमें कहा जा रहा है सबसे न्यून क्या है, ये आपको फाइंड करना है। जैसे अब ये बात आती है कि n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इनमें से कोई भी नंबर लेकर के या तो -1, -2, -3 कुछ भी लेकर के क्वेश्चन को करेंगे तब भी आंसर हमारा क्या होगा, एक ही होगा। जैसे अगर पहला ऑप्शन दिया है 0 दिया है, तो 0 जो नंबर दिया है, 0 हमारा क्या है, ये n से रहित है, n इसमें अपीयर नहीं है, इसलिए n पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 0 0 ही रहा। और फिर अगर -1 की बात की जा रही है, अगर हमने मान लीजिए आपको बताने के लिए अगर एक है, मान लीजिए हम -1 ले लेते हैं, वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं। पहला ऑप्शन 0 दिया है, तो 0 में n 0 से रहित है, तो अब इसमें n का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, -n है, अब इसमें n की जगह पे -1 रखिए, ये क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। फिर अब दूसरी बात करें, जैसे 2n है, जैसे यहाँ 2n है, अगर इसमें रखते हैं -1 तो 2 गुणे क्या आ गया, -1, तो फिर आंसर आ गया -2, ये तो क्या है 0 ही रहेगा। फिर अब हम बात कर रहे हैं, जैसे n स्क्वायर की बात करें, n स्क्वायर की बात करें, n के जगह पे -1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे छोटा क्या है, तो इसमें सबसे छोटा हमारा क्या है, -2 है, तो इसका मतलब -2 किसका आंसर आया, दिस है, तो यही हमारा 2n क्या होगा, सबसे छोटा सबसे न्यून होगा, ये आपको फाइंड करना है। जैसा कि जब मैंने आपको सिखा रहा तो वहाँ पे बताया था, याद करिए मैंने बताया था पूर्णांक के बारे में, अगर ये 0 है, अगर ऐसे तो -1, -2, -3, अगर -4 है, तो जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं संख्या की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, घटती चली जाती है। तो अगर हम आपको एग्जाम्पल के रूप में कहें -7, -5 और -3, अगर -2 है, इसमें कहूँ कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, -2 है। अगर ये कहूँ सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो क्या बताएंगे, -7। उम्मीद कर रहे हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम फिर बात करने जा रहे हैं, जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, -3 से छोटी और -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या कितना है। अगर हम बात करें यहाँ पर -3 से अगर छोटे पूर्णांक की बात की जा रही है, -3 से छोटे पूर्णांक की बात की जा रही है, और फिर कहा जा रहा है -8 से बड़े पूर्णांक के बीच जो है, मतलब -8 से छोटी और -8 से बड़े पूर्णांकों की संख्या कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। अब -3 से छोटी पूर्णांक आते हैं तो -4 हो गया, फिर इसके बाद -5 हो गया, फिर -6 हो गया, और फिर क्या आ गया, क्या आ गया, 7 आ गया, और फिर -7 आ गया। तो -3 से छोटा ये पूर्णांक हो गया, और ये पूर्णांक -8 से क्या है, बड़े हैं। तो ये क्या है, -8 से बड़े हैं, और ये क्या है, -3 से छोटे हैं। इनकी संख्या कितनी है देखें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे पूर्णांकों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि जो मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड जो एग्जाम क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, उस क्वेश्चन को मैंने फोकस किया है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। और फिर अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका हम एक क्लास और लेंगे, तो सारी चीज़ें समाहित हो जाएंगी। तो हम चाहेंगे कि जैसे जो भी हम स्पेशली जो टेट, सी टेट, अदर स्टेट टेट के बारे में जो क्लास स्टार्ट किया है, आप वीडियो को अगर कंटिन्यू देखते हैं तो जो टॉपिक वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देते रहेंगे, तो आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा, तैयारी में आसानी होगा। आप सभी लोगों को वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।